मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो कैसे हो आप सब? सर वी आर फाइन। सभी ओके ओके ओके। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर वी आर इन Eight. 8th स्टैंडर्ड। सर व्हाट अबाउट यू? आई एम यादराम एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CAPF AC। ओके, तो मैं अभी आपको ये पढ़ाऊंगा राज्यसभा। ओके, तो जैसे आपने पढ़ा होगा, आज पार्लियामेंट पढ़ाया होगा, है ना? यस सर। तो पार्लियामेंट में आपने दो हाउसेज, अपने पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज हैं। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अ, तो मैं इसको मतलब थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अपना जो जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है किस तरह वर्क करता है। ओके, तो एक्चुअली जो अपना जो पार्लियामेंट होता है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर। अपनी जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेज हैं। अ, एक है अपना लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ये जो लोकसभा है ये है लोअर हाउस, इसको लोअर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। सेम जो सिस्टम है जो USA के अंदर है। USA में जो उनकी जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, उसको बोलते हैं कांग्रेस। ओके। उनकी जो कांग्रेस है उसके दो हाउसेज हैं। जैसे अपने लोकसभा राज्यसभा है, उनका एक होता है सीनेट। ओके। और दूसरा उनका होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। आपने नाम सुना है कमाला हैरिस का? US वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस। नो सर। नहीं, आप सभी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नो सर, नो सर। नो सर। ये जो कमाला हैरिस है ये USA की वाइस प्रेसिडेंट है। तो जैसे अपने यहाँ पे अपने जो राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो है श्री जगदीप सिंह धनखड़। तो उनके वहाँ पे जैसे वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हैरिस, वो सीनेट की चेयरमैन होती हैं। तो अपना उनका सिस्टम काफ़ी सिमिलर है। ओके। तो अब अपन थोड़ा ऐसा पढ़ लेते हैं कि इनका जो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है। प्राइमरली अपना जो गवर्नमेंट होता है उसके तीन ऑर्गन्स होते हैं, यस सर। है ना? एक यस होता सर। एक होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेचर और तीसरा होता है जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं? आप बताओ कोई सी। सर who make laws? No sir, implement laws. यस यस यस, राइट राइट, इम्प्लीमेंट द लॉज। एंड लेजिस्लेचर? Let make laws. मेकिंग लॉज। ओके ओके, ग्रेट। एंड जुडिशरी? And judiciary in this courts are come under this. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, रियली ग्रेट। ऑल कोर्ट्स एंड तो आप बताइए जैसे अपना जो एग्जीक्यूटिव है, इसमें आप किसको किसको मतलब आप काउंट करोगे? आपके हिसाब से एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आना चाहिए? डिफेंस लाइक पुलिस Sir, ऑफिसर, Rajya and Lok Sabha. नहीं नहीं नहीं, राज्यसभा लोकसभा दे नहीं आर आएंगे। अप्लाइंग लॉज। यस यस, इट्स ट्रू दैट दे अप्लाई लॉज, दे इम्प्लीमेंट द लॉज, बट मतलब एक्चुअली हु इज द अंडर एग्जीक्यूटिव? Sir, police. IAS। यस यस, पुलिस। ओके ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो अपना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है ना, जिसको अपन एक्चुअली गवर्नमेंट बोलते हैं, अपन जनरल भाषा में ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे गवर्नमेंट ने रोड नहीं बनाए, गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया। तो वो होती है एग्जीक्यूटिव। जैसा अपना चीफ मिनिस्टर है ना, स्टेट में चीफ मिनिस्टर है और उसके जो अदर मिनिस्टर्स हैं, इसके अलावा और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एक तो ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्टेड, जिसमें आते हैं चीफ मिनिस्टर हो गया, अपना ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये हैं। और एक होते हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर आते हैं जैसे IAS है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये। ओके। एंड लेजिस्लेचर का काम होता है
ये दूसरा ऑर्गन है अपनी गवर्नमेंट का। हम्म इसका काम होता है लॉ बनाना। ओके। हम्म जुडिशरी का काम होता है जुडिशियल जो मैटर्स होते हैं उनको देखना, जैसे कि आप हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, एंड अपनी सुप्रीम सबॉर्डिनेट जुडिशरी है। तो आप समझे इसका मतलब कि अपने गवर्नमेंट है उसके अंदर तीन ऑर्गन्स होते हैं, इन तीनों ऑर्गन को मिलाते हैं अपन गवर्नमेंट बोलते हैं उनको। ओके। Yes, sir. यस सर। तो फिर अपन करें स्टार्ट राय साहब, या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन पूछिए आप कोई। किससे रिलेटेड सर? नहीं आपको कोई भी ऐसे डाउट हो, लाइक जो गवर्नमेंट है उसके कितने ऑर्गन्स होते हैं, ये क्या क्या फंक्शन करते हैं। सर जुडिशरी के अंदर आते हैं आईएएस आरएएस नो 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 नो, जुडिशरी के अंदर आईएएस नहीं आते हैं। आईएएस जो आरएएस होते हैं ये आते हैं अपने एग्जीक्यूटिव के अंदर। और मैंने जैसा आपको बताया एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट्स होते हैं। ये अपना जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, एग्जीक्यूटिव के दो होते हैं, एक तो होते हैं इलेक्टेड और एक होते हैं परमानेंट। इलेक्टेड के अंदर जो होते हैं जैसे अपन ने जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, और जो अपने मिनिस्टर्स होते हैं, जबकि परमानेंट के अंदर ये होते हैं जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस, इसके अलावा जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। ओके। यस सर। तो फिर अपन करें स्टार्ट अपनी क्लास राज्यसभा से। यस सर। Yes, sir. ओके। तो जो राज्यसभा है अपने जो पार्लियामेंट है उसका अपर हाउस है। ओके। इसको हाउस ऑफ, ओके ओके, हाउस ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो अपने जो स्टेट्स गवर्नमेंट होती है उनको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट्स को। तो अपना इसका फर्स्ट देखते हैं अपना इसका कंपोजिशन। ओके। तो कंपोजिशन इसमें टोटल 250 मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब इसकी अभी प्रेजेंट टाइम में लिमिट है 250। अब 250 में से इसमें कुछ एक होते हैं जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, कुछ एक होते हैं जो अपॉइंटेड होते हैं, उनको सॉरी अपॉइंटेड नहीं बोलते, उनको नॉमिनेट बोलते हैं, जिनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। सर 12। यस 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 12। इसमें 230 तो हैं जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जिनको जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं अपनी, जो अपनी स्टेट्स के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो इलेक्ट करती हैं उनके जो एमएलएज होते हैं। और 12 होते हैं इनको जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेट करते हैं कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे। लाइक आप कोई एमपीज के नाम बताओ जिनको नॉमिनेट किया हो इन 12 मेंबर के अंदर। व्हाट सर? आप कोई एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम बताइए जो राज्यसभा के अंदर इन जो नॉमिनेट अपन करते हैं मेंबर्स, 12 में से कोई एक का नाम। Sir, no idea. ओके, नो आइडिया, इज ग्रेट। इसमें है जो अपने सचिन तेंदुलकर है ना, हाँ हाँ आपने, क्रिकेटर सर। हाँ क्रिकेटर, तो उनको ये 12 जो हैं उनमें से वो एक है अपने राज्यसभा के अंदर। ठीक। Yes, sir. ओके। Yes. तो अपन क्या है कि फिर अपन आगे देखते हैं कि जो राज्यसभा की जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ये कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड, उनकी जो एज होनी चाहिए वो 30 ईयर होनी चाहिए, इस पे आप ध्यान देना। राज्यसभा के अंदर है जो एज है 30 ईयर है, जबकि लोकसभा के अंदर जो एज है वो है 25। ओके। तो ये ध्यान रखना है, इसमें इसमें एज का गैप है दोनों के अंदर। और इसमें तीसरी क्वालिफिकेशन है कि वो किसी भी क्राइम के अंदर कन्विक्ट नहीं होना चाहिए। जो आप तीसरा पॉइंट पढ़ पा रहे हैं ना, ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इसका मतलब ये है कि वो किसी क्राइम के अंदर कन्विक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अपनी जुडिशरी ने ये फिक्स किया है कि अगर कोई एमपी या एमएलए 2 ईयर्स से
2 इयर्स या उससे ज़्यादा उनको जेल हो जाती है, कन्विक्ट हो जाते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अपनी मेंबरशिप से, अपनी जो रेस्पेक्टिव उनकी जो हाउस में मेंबरशिप है उससे। फिर चौथा इसमें क्वालिफिकेशन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके। फिफ्थ है अपना वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए रेस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर। नाउ वी मूव टू द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा। तो इनकी जो फर्स्ट पावर जो इनके अपन पढ़ते हैं वो है लेजिस्लेटिव पावर्स। जो इनकी प्राइमरी रोल जो राज्यसभा का है वो है लेजिस्लेटिव पावर्स, मतलब जैसा आपने बताया था कि कानून बनाना। तो अपने जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, और राज्यसभा का अहम रोल होता है, दोनों हाउस मिलकर किसी कानून को बनाते हैं। और ओके, मैं आपको एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, जब अपनी पार्लियामेंट है ना, हाँ आप सुन पा रहे Yes, हैं मेरे sir. को? अपनी Yes, पार्लियामेंट sir. उसके 3 भाग हैं, आपको पता है? तीसरा कौन सा है लोकसभा राज्यसभा के अलावा? President. यस यस यस, राइट। इसमें जो प्रेसिडेंट है ना, जो इसका तीसरा ऑर्गन है, मतलब तभी तभी अक्सर होता है कि अपना जो कोई एक्ट बनता है ना, तभी उसको अपन प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बगैर वो नहीं बनता। अगर उसको लोकसभा राज्यसभा उसको पास कर देती है तो उसको प्रेसिडेंट के पास अपने को भेजना पड़ता है फॉर द अप्रूवल। तो ये हो गई फर्स्ट इसकी लेजिस्लेटिव पावर। सेकंड है फाइनेंशियल पावर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव है, अगर उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अगर पैसा यूज करना है तो उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने कभी सुना, आपने उस टाइम जो बजट पेश होता है अपना फरवरी के आसपास में, तो बजट के अंदर 3 बिल होते हैं, लाइक फाइनेंशियल बिल है, दूसरा अप्रोप्रिएशन बिल है, और एक और होता है। तो उन बिल को अपने पार्लियामेंट के अंदर पेश करना पड़ता है। तब जब पार्लियामेंट उनको अप्रूवल कर देती है तभी जाके जो एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर से पैसा निकाल पाती है, अदरवाइज नहीं। ओके। Yes, sir. एंड तीसरे इनका फंक्शन है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनका है कि जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए राज्यसभा की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। एंड जो लोकसभा है और राज्यसभा में है, यहाँ में उनकी जो पावर्स होती हैं विद रेस्पेक्ट टू द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वो इक्वल है। तो अब आप मेरे को कोई भी ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बताइए जो अभी रिसेंट में कोई हुआ हो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा अमेंडमेंट। सर जिससे वो बिल पास करने के लिए। नहीं नहीं, यस यस यस, आपका वो सही है, बिल पास करने के लिए, लेकिन जैसा कोई भी आप नाम बता सकते हैं, जैसे आपने अखबार वगैरह में पढ़ा हो, न्यूज़ में देखा हो, कोई भी अमेंडमेंट Sir, आप। amendment 42 वाला. 42। ओके ओके, इस तरह तो बहुत सारे अमेंडमेंट है, मैं रिसेंट अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी रिसेंट में अपने को विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर लास्ट में कुछ किया हो, सर 2-3। वो फार्मर्स वाला ये जो उनको। नहीं 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 नहीं, जो फार्मर्स के अंदर जो बिल थे ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं किया था वो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंदर अमेंडमेंट अलग होता है और जो एक्ट्स का बिल का कंसेप्ट अलग होता है। चलो मैं Okay. बता देता हूँ। आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, काफी 1 साल तक चले थे, वो होते सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आपने कुछ सर कुछ सुना था रिपीट इसका? अगेन। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके ओके, चलो छोड़ो। मतलब ये जो अभी जो है रिसेंट अमेंडमेंट में ये है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपको इसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो अपना आप पता है जैसे बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है। ओके। यस सर। Sir, bill क्या होता है और act क्या होता है? यस यस यस, बिल एंड एक्ट। क्या होता है कि अपन कोई भी कानून बनाते हैं तो उससे पहले अपने को फर्स्ट एक प्रपोजल तैयार करना पड़ता है, ऐसे कच्चा उसको बोलते, मतलब उसको ड्राफ्ट बोलते हैं, क्या है ना। तो जैसे कि अपना था सीए, क्या बोलते थे इसको, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। मतलब ये तो एक प्रपोजल है जो एग्जीक्यूटिव या कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या लोकसभा हो या राज्यसभा, उसमें वो इंट्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं बिल।
अगर ये बिल है, अगर इसको पार्लियामेंट की अप्रूवल मिल जाती है, लाइक कोई बिल है जस्ट लाइक कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, उसको फर्स्ट वो लोकसभा में गया, वहाँ पे उसको अप्रूवल मिल गई। इसके अलावा फिर उसके बाद वो राज्यसभा में ट्रांसफ़र किया, वहाँ पे उसको अप्रूवल मिल गई। इन दोनों के बाद में उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा गया फॉर द फर्दर अप्रूवल। तो अगर इन तीनों की उसको कंसेंट मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाती है, तो फिर वो बिल से वो बन जाता है एक्ट। ओके, तो बिल में और एक्ट में ये अंतर होता है। तो बिल तो क्या है, एक ड्राफ्ट है, और फिर बिल को पूरा जो तीनों स्टेजेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर इनको तीनों के अप्रूवल मिलने के बाद में वो बन गया एक्ट, तो ना अब वो हो गया कानून। जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से बन के ये सीए हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो अपना यहाँ पे जो बिल है, पीछे का जो वर्ड, इसको चेंज कर देते हैं, इसको बोलते हैं फिर एक्ट। ओके, यस सर। ओके। फिर अपना जो तीसरा जो डाउट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कैसे होता है। तो प्राइमरली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर किसी भी प्रोविजन के अंदर अपने को जो चेंजेस करने हैं, और उसके अंडर आर्टिकल 368 आर्टिकल होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 368, उसके अंदर अगर कोई चेंज करते हैं, इसमें प्रोसीजर बता गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चेंज करोगे। ओके, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं उसको। जैसे कि आपको मैं बताऊं, लाइक अभी अपन ने जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इसको कोटा दिया था, तो उसको बोलते हैं, उसके लिए जो अमेंडमेंट किया था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंदर अमेंडमेंट किया था। ओके, आपको डाउट है क्या इसमें, लाइक बिल में अमेंडमेंट, ये बिल, एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नो सर। ओके, तो इसकी जो फोर्थ पावर है, इसमें स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो राज्यसभा है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट, लाइक ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस होता है इसके अंदर, मतलब ऑल इंडिया सर्विस है, लाइक इसमें अगर कोई चेंज करना है तो राज्यसभा के पास में स्पेशल पावर्स हैं। लाइक जैसे इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में 3 सर्विस आती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, एंड इसके अंदर एक होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब इसके 3 के अलावा इसके अंदर कोई चौथी सर्विस इसमें जोड़नी है, तो उसमें राज्यसभा की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो इस तरह की कुछ एक पावर्स हैं जो राज्यसभा के पास ज़्यादा हैं, कुछ एक है जो लोकसभा के पास ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं पावर एसिमेट्रिक। ओके, सो नेक्स्ट अपना टॉपिक है व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। ओके, तो आप बताइए कि अपने को पार्लियामेंट की क्यों, क्या रिक्वायरमेंट है। So to run our country, ओके, to make For making laws. यस यस, for फॉर making मेकिंग लॉज। laws, discipline of people and our country. ओके, एनीथिंग एल्स। No, sir. ओके, No sir. तो जो अपना जो पार्लियामेंट का जो प्राइमरी रोल है वो है लॉ बनाना, जैसे आपने बताया था। ओके, ओके। सेकंड है इसमें जो बताया है वो सेलेक्ट एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव। अपने क्या है कि जो अपनी जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो अपन प्राइम मिनिस्टर को नहीं चूज करते, अपन मिनिस्टर्स को चूज नहीं करते, अपन किसको चूज करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। MLAs. Member of parliament. यस यस यस, मतलब अगर अपन पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पे होते हैं एमपीज, और विधानसभा होती है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे होते हैं एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके, तो यहाँ पे अपन किसको चूज करते हैं, अपन चूज करते हैं एमपीज को, और फिर एमपी चूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो वो एक इनडायरेक्टली चूज होता है, अपना जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है ना वो। तो इनका हो गया कि पहले तो सेलेक्ट करना उस गवर्नमेंट को कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और दूसरा होता है उसके ऊपर कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे करते हैं,
मतलब कंट्रोल करने के बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। लाइक आपने अगर पार्लियामेंट्स डिबेट्स देखी हो या किसी भी हाउस की, लोकसभा राज्यसभा, तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे जो एमपीज होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना? यस जैसे सर, क्वेश्चन आर में सर। यस यस यस, क्वेश्चन आवर में। जैसे उसमें क्वेश्चन आर होता है एक, है ना? और एक होता है जीरो हार होता है। इसके अलावा और भी यस सर। मैकेनिज्म है, लाइक उसमें होता है सेंसर मोशन बोलते हैं एक। एक अगर आपने अगर आपका जो एमपीज का कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि सरकार गिर जाए, तो उसके लिए सर एक नो मोशन, तो कॉन्फिडेंस नॉन मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन। यस यस, आपको आपको पता है आई थिंक। यस सर। तो आप आपकी क्लासेस में है क्या ये? यस सर। हाँ। ओके, यस आप सर। आपने कौन सी क्लास बताई थी आपकी? एट्थ? यस सर, 8th। ओके ओके, 8। तो एट्थ क्लास में है ये, मतलब जो सारी चीजें लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन, जीरो मोशन। यस यस सर। सर। तो सर कुछ आप इनका, क्वेश्चंस के रिटर्न में आंसर दिए जाते हैं वो वाले। हाँ हाँ क्वेश्चन हाँ आर में हाँ सर कुछ हाँ, के रिटर्न दिए जाते, यस किसी में यस, ओरल दिए जाते सर, क्या है? हाँ जैसे हाँ, इसमें ओरली काफी भी। बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लाइक एक होता है जिसमें आपको बोलकर आंसर दिया जाता है, लाइक ओरल आंसर। एक यस सर, ओरल दूसरा होता है आंसर जिसमें आपको रिटर्न आंसर मिलता है। रिटर्न दिए जाते हाँ यस यस यस, तो मतलब आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, दैट्स ग्रेट। हैं। और इसका दूसरा में जो आपने बताया था, आपने जो डिस्कस किया था, वो है लॉ मेकिंग फंक्शन, है ना? इसको अपन थोड़ा बाद में नीचे इसको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोल द नेशनल फाइनेंसेस। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जो पार्लियामेंट है वो जो गवर्नमेंट पे कंट्रोल करती है कि उसको कितना पैसा अप्रूव किया जाए और कितना वो पैसा खर्च कर सकती है। जैसे कि अगर एग्जीक्यूटिव है, उसका कोई प्लान्स होते हैं कि उनको फॉर फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए सर्टेन अमाउंट चाहिए, तो उसको कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से यूज करने के लिए ये रिक्वायर्ड है कि उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल मिले पहले। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसके लिए दो बिल्स होते हैं, लाइक फाइनेंशियल बिल जो टैक्सेस से डील करता है, एक होता है अप्रोप्रिएशन बिल, लाइक जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डील करता है। तो ये फाइनेंस जो नेशनल फाइनेंस है उसके ऊपर जो मैकेनिज्म, उनको डील करने का मैकेनिज्म है एक। चौथा है जुडिशियल फंक्शन। अपनी जो पार्लियामेंट है वो ये जुडिशियल फंक्शन भी होता है, मतलब कि जैसे जुडिशरी काम करती है कि कौन किसको सजा होनी चाहिए किसको नहीं, वो भी ऐसे डीलता है। इसके अपन केसेस देखें, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, दूसरा है इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ये जो है, तो इसको बोलते हैं जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, लाइक अपने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको कैसे हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको कैसे हटाना है। इसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज है, उनका जो इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है उसको अपनी पार्लियामेंट ही देखती है। अ, जो नेक्स्ट इसमें जो वर्किंग है वो है इसकी इलेक्टोरल फंक्शंस। इलेक्टोरल फंक्शंस में होता है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चूज करते हैं। जैसे अभी अभी प्रेजेंट टाइम थोड़े दिन पहले इलेक्शंस हुए थे प्रेसिडेंट के, जिसमें अपनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी है एंड श्री जगदीप धनखड़ वो अपने वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो इनके जो एमपीज होते हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं, अपने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को। एनी डाउट अब तक, यहाँ तक आपको इनके फंक्शंस एंड पावर्स में? नो सर। नो सर। ओके, तो अपन जो अभी जो दोनों हाउसेज हैं इनके अपन वो देखते हैं, इनके क्या रिलेशन क्या है, लाइक लोकसभा का और राज्यसभा का आपस में क्या रिलेशन है। तो इनका जो इसमें जो जैसा फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है, देखिए डिफरेंसेस ओवर द लेजिस्लेटिव मैटर्स। मतलब क्या होता है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है, मतलब सर्टेन मैटर्स में तो इनकी जो पावर्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब दोनों के पास बराबर पावर है। एंड इन सम मैटर्स दे हैव पावर एसिमेट्री। वहां पर लोकसभा को ज्यादा पावर्स दी गई हैं, राज्यसभा को पावर्स कम है। और कुछ एक ऐसे ये भी केसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑल इंडिया सर्विस वाला, उसमें राज्यसभा के पास पावर ज़्यादा है और लोकसभा के पास पावर कम है। ओके, तो अपन इस तरह देखते हैं, तो कुछ बिल्स की बात करते हैं अपन, लाइक ऑर्डिनरी बिल के कंटेक्स्ट में अगर इनकी पावर्स देखें अपन। ओके,
तो कोई अपना जो Yes. ऑर्डिनरी बिल होता है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि इसको अपने जो किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कोई भी, या तो वो पब्लिक मेंबर या प्राइवेट मेंबर, दोनों में से कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, और दोनों के पास इक्वल पावर्स होती हैं। ओके, इन सर्टेन टू सर्टेन एक्सटेंट। इसके बाद में अगर उनके कोई डेडलॉक हो जाता है उन दोनों हाउसेज के बीच में, मतलब सहमति नहीं बन पाती है, यस ये देखो डेडलॉक, अगर ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर दोनों हाउसेज में डेडलॉक हो जाता है तो उनको जो रिजॉल्व करने का जो तरीका है वो है जॉइंट सेशन। ओके, आपने जॉइंट सेशन के बारे में सुना है कभी? ये वर्ड पढ़ा है आपने, जॉइंट सेशन? No, sir. No. नहीं? ओके, तो जॉइंट सेशन क्या होता है कि अपने कुछ एक बिल्स को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती। लाइक लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा वहाँ पे मना कर देती है कि हम इसको पास नहीं करेंगे। एंड इन सर्टेन केसेज राज्यसभा में पास हो जाता है तो लोकसभा मना कर देती है कि हम इसको पास नहीं करेंगे। तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उस डेडलॉक की स्थिति को रिजॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म है, उसको बोलते हैं जॉइंट सेशन, है ना। इस जॉइंट सेशन में क्या होता है कि दोनों हाउसेज के जो मेंबर्स होते हैं उनको एक साथ बुलाते हैं, लाइक लोकसभा या राज्यसभा, ये दोनों हाउस एक साथ बैठते हैं और फिर वोटिंग करते हैं। ओके, तो उस ये एक मैकेनिज्म है उसको रिजॉल्व करने का। तो ये हो गया अपना Sir, जॉइंट please सेशन। repeat again. ओके, एंड जॉइंट सेशन देखो हर किसी बिल के अंदर ये अप्लाई नहीं होता, ये दो तीन चीज़ों में अप्लाई होता है। एक तो हो गया अपना ऑर्डिनरी बिल, एक होता है फाइनेंस बिल। ये दो टाइप के होते हैं, फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2। इनमें भी ये जॉइंट सेशन होता है। और ये जो फिर अपना जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है बिल्स की वो है ऑर्डिनरी बिल। ओके, ये सॉरी नॉट ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल्स। मनी बिल्स किसको बोलते हैं? मनी बिल्स वो होते हैं जिसमें अंदर एग्जीक्यूटिव जो अपना कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे पैसा लेने का, उसके पैसा लेने का एक मैकेनिज्म है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रायर अप्रूवल लेनी होगी, एंड इसको लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता, लाइक राज्यसभा इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। एंड मनी बिल को केवल पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं आपको पब्लिक, आप समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक मेंबर एंड प्राइवेट मेंबर? नो? No, sir. मतलब आपने ये जो टर्म सुनी है, लाइक पब्लिक मेंबर एंड प्राइवेट मेंबर? Sir, सुना तो है. ओके ओके, मैं आपको बता देता हूँ। जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो होते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं पब्लिक मेंबर। और जो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं उनको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स। तो अपना जो मनी बिल है उसको मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ओनली पब्लिक मेंबर्स हैं वो ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा के पास में इसकी लिमिटेशंस हैं। राज्यसभा केवल इस पे अपने सुझाव दे सकती है, सुझाव दे सकती है, और वो भी 14 डेज के अंदर। और ये फिर उसको लोकसभा के अंदर वो हो जाता है वो बिल। आई थिंक उसके आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं उसको जानने की, जितना इसमें है उतना सफिशियंट है। फिर इनके जो जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है कंट्रोल, इनके जो है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सरकार है वो कैसे काम कर रही है, मतलब कितना काम कर रही है उसके ऊपर कंट्रोल करना। जैसा आपको अवेयर है उसके बारे में कि उसके मेथोडोलॉजी है, लाइक क्वेश्चन हावर है, जीरो हार है, फिर नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, सेंश्योर मोशन। ओके, तो ये उसके मैकेनिज्म है। फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब है कि जो एरियाज जिन पे हमें कानून बनाना है, जिसको पार्लियामेंट पे कानून बनाना है, तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो है एक तो सेंट्रल सब्जेक्ट, दूसरा है स्टेट सब्जेक्ट, तीसरा है कंकरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, Yes, sir.
सेंटर, स्टेट, कंकरेंट। और इनके तीनों के अलावा जो इनमें जो कवर नहीं होता उनको बोलते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट्स। ओके, तो अपन फर्स्ट बात करते हैं, ये हैं जो ये दे रहे हैं, ये है सेंट्रल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जिनमें पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्मिटी की रिक्वायरमेंट है, और जिनमें वहाँ पे नेसेसरी है कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल अपना इंडियन रेलवे है, आर्मी है, इसके बाद बैंकिंग है। इन सभी एरियाज के अंदर यूनिफॉर्मिटी की रिक्वायरमेंट होती है ऑल ओवर इंडिया। तो दैट्स वाई ओनली पार्लियामेंट इनके ऊपर कोई लॉ बना सकती है। ओके, आया आपके समझ में? तो ओनली इनके ऊपर ही बना सकती है लॉ। हाँ, मतलब इसके अंदर टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो इनके ऊपर एक्सक्लूसिव पावर है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर पार्लियामेंट की, कि इनके ऊपर ओनली पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकती। दूसरा यस आता है, सर। अपना आता है दूसरा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर उन सब्जेक्ट को रखा गया है जहाँ पे जो रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं उनको फुलफिल किया जा सके। लाइक जहाँ पे हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए अपन ने उन सर्टेन एरियाज में उनको स्टेट्स को ऑटोनोमी दी है, जहाँ पे वो अपना हिसाब से लॉ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस, हॉस्पिटल, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, ये कुछ एक एरियाज है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बनाती है। नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट। इसके अंदर 47 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है एंड पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, जैसे कि मैरिज, मेडिकल, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, ये सभी हैं। Sir, what is the meaning of factories, Anna? व्हाट? पार्डन? सर यहाँ पे है सर, स्क्रॉल करो सर विंडो पे, सर ओके, 6 नंबर पे। आई थिंक इसमें ये मिसप्रिंट है, फैक्ट्रीज एंड है ये। ये नहीं है, इसको फैक्ट्रीज का मतलब ये हो गया कि जो अपनी जो इंडस्ट्रीज होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती हैं, उनको यहाँ पे उनको बोलते हैं फैक्ट्री। वो तो आपको पता ही होगा। यस सर, यस सर। तो जैसे आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर, इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अभी पूछिए आप क्वेश्चन। ऐसा कीजिए आप फिर सर से। सिविल एंड क्रिमिनल प्रोड्यूसर्स मतलब ये लॉ वाली बात हुई है, कैसे यहाँ पे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ वाली। ओके ओके, यस यस, आपने सही किया। ये है सिविल एंड प्रो। आपको जैसे मैं बता देता हूँ, लाइक अपने देश के अंदर कुछ एक कानून होते हैं, उनको एक होते हैं सिविल सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ मतलब जो छोटे मोटे ऑफेंसेस से डील करता हो, और जो कोई ऑफेंसेस। ओके, इसके अलावा है क्रिमिनल। क्रिमिनल जो क्राइम है, जैसे लाइक मर्डर है, किडनैपिंग है, जो इनसे डील करता है। तो ये वो वाला मामला है। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा, शायद आपने नाम सुना होगा, आईपीसी, ओके, सीआरपीसी। तो ये सभी क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं। तो इन इन जो आईपीसी सीआरपीसी को मतलब स्टेट भी इस पे लॉ बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। ओके ओके, आईपीसी का फुल फॉर्म पूछना चाह रही हो? हाँ हाँ हाँ, आईपीसी होता है इंडियन पीनल कोड। हाँ, इंडियन, कोड, यस यस यस, पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड। ये है अपना 1860, मतलब इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और जब टाइम ब्रिटिश यस टाइम सर, पे। और सीआरपीसी की फुल फॉर्म होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पैनल कोड। ये बनाया था अपने अपने इसको रिवाइज कर लिया 1973 में। एनी एनी अदर डाउट? नो सर। ओके, फिर एंजॉय। ओके सर, बाय, थैंक यू।